हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कार्यपालिका के प्रकार के बारे में। देखो सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिक काम होता है कानूनों को बनाना, कार्यपालिका काम होता है उन्हें लागू करना और न्यायपालिका का होगा तो काम होता है उनकी व्याख्या करना, उनकी रक्षा करना। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बताऊँगा कि कार्यपालिका के प्रकार कितने होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कार्यपालिका के यहाँ पर मैं 5 प्रकार दे रखा हूँ। पहला है नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका, दूसरा है एकल व बहुल कार्यपालिका, तीसरा है संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, चौथा है पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका और पांचवा है तानाशाही या निरंकुश कार्यपालिका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के अंदर कार्यपालिका के गुण, दोष और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका के बारे में। देखो, जैसे नाम मात्र मतलब पता पड़ा कि किसी व्यक्ति को संविधान शक्तियाँ देता है, लेकिन वह खुद उन शक्तियों का उपयोग नहीं करता है, बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति उन शक्तियों का उपयोग करता है। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो वहाँ का राजा होता है उसको संविधान, हालांकि वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन वहाँ के जो राजा होता है उसको शक्तियाँ दे रखी हैं, तो उन शक्तियों का वो खुद उपयोग नहीं करता है, बल्कि वहाँ का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। वह सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख है राज्य का, पूरी शक्तियाँ वहाँ का प्रधानमंत्री यूज करता है। और फ्रेंड्स, देखा जाए तो अपने इंडिया के अंदर भी राष्ट्रपति भी नाम मात्र का प्रमुख होता है कार्यपालिका। हालांकि ब्रिटेन का जो राजा होता है उससे ज़्यादा हमारे राष्ट्रपति को शक्तियाँ दे रखी हैं, हमारे यहाँ पर बहुत कुछ काम करता है। तो इसको जो संविधान ने काफ़ी कुछ यहाँ पर शक्तियाँ दे रखी हैं, तो उसकी वास्तविक शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद करता है। फ्रेंड्स, जो ये नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका, ये जो इनका विभाजन किया है इस शक्ति के उपयोग के आधार पर किया गया है। अब नेक्स्ट आती है एकल व बहुल कार्यपालिका। देखो, एकल जैसे नाम से पता चल रहा है, एकल मतलब कि पूरी सत्ता की शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं, वो एक व्यक्ति में होती हैं। एक व्यक्ति वहाँ पर सब कुछ होता है। जैसे प्राचीन काल में राजाओं के पास ही पूरी शक्तियाँ होती थी, और अगर वर्तमान में देखें तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वहाँ पर वो राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख है, पूरी शक्तियाँ उन्हीं के हाथों में हैं। और फ्रेंड्स, बात करें बहुल कार्यपालिका के बारे में, तो बहुल कार्यपालिका जैसे बहुल, तो इसमें कार्यपालिका की शक्तियाँ बहुत ही लोगों में समाहित होती हैं। जैसे पहले के प्राचीन में यूनान व रोम के कुछ राज्यों के अंदर बहुल कार्यपालिका थी, और जब वर्तमान में देखें तो स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका की शक्तियाँ 7 लोगों में, मतलब 7 लोगों की समिति है, उनके अंदर विभाजित है। मतलब स्विट्जरलैंड के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, यानी कि 1 वर्ष में एक राष्ट्रपति, मतलब जो 7 सदस्य होते हैं तो 7 वर्ष तक बदलते हुए ये काम करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एकल कार्यपालिका के गुण। तो एकल कार्यपालिका गुण हैं, जैसे भाई एक आदमी होगा तो वो दृढ़ता के साथ, एकता और तत्परता से कार्य करेगा। मतलब वो जैसे कोई भी समस्या आ गई तो तुरंत उसका सॉल्यूशन कर सकता है। इसके अलावा गुटबंदी का अभाव, एकल कार्यपालिका में क्या गुट नहीं बना। जैसे स्विट्जरलैंड में 7 लोग होते हैं तो वो गुट बनाते हैं, या फिर बगावत भी कर सकते हैं, दूसरा बगावत कर दे। तो मैं जैसे अमेरिका में एक ही होता है सब कुछ, जो राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष वही होता है, तो इसमें गुट बनाने की कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा संकट काल में उपयोगी, एकल कार्यपालिका संकट काल के लिए बहुत ही उपयोगी है। संकट काल में वो तत्काल कानून बना सकती है और उस संकट फेस कर सकती है और अपने देश को बचा सकती है। बात करते हैं बहुल कार्यपालिका के गुण। बहुल कार्यपालिका गुण भी हैं कुछ। देखो, ये अपेक्षा कुछ, देखो बहुल कार्यपालिका में क्या होता है, वो एक लोग में एक व्यक्ति में सत्ता होती नहीं है, काफ़ी लोगों में होती है। तो अब एक होगा तो इसमें क्या है, एक की अपेक्षा कुछ व्यक्तियों में अधिक बुद्धि। भाई एक होगा तो वो कम ही दिमाग लगा पाएगा। अब जैसे स्विट्जरलैंड में 7 लोग हैं, तो वो 7 लोग अपनी अपनी बुद्धि से बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो बहुल कार्यपालिका का एक बहुत ही अच्छा एक तरह का फ़ायदा है कि
मिल बांट कर और बढ़िया किसी प्रॉब्लम को वो बढ़िया अच्छे ढंग से फेस कर लेते हैं। और दूसरा है नीति निर्माण की निर्णय श्रेष्ठ। भाई जब उनकी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी तो निर्णय बहुत अच्छे करेंगे। इसके अलावा निरंकुश अत्याचारी शासन की संभावना कम ही रहेगी। देखो जैसे एक ही व्यक्ति रहेगा तो निरंकुश हो सकता है, उसे रोकने वाला कौन है। जैसे अभी एक सत्ता या कार्यपालिक शक्तियाँ कुछ ज़्यादा लोगों में डिवाइड हो तो दूसरा उसको रोकेगा भाई क्या कर रहा है। तो इसके अलावा इसका और इम्पोर्टेंट गुण है नागरिक स्वतंत्रता अधिक सुरक्षित रहती है। बहुल कार्यपालिका में क्या है, नागरिकों की स्वतंत्रता बहुत ही अधिक सुरक्षित रहती है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं बहुल कार्यपालिका के दोष के बारे में भी। तो इसके दोष भी हैं, वैसे फ़ायदे भी हैं तो दोष भी हैं। तो इसमें क्या उत्तरदायित्व का विभाजन हो जाता है। भाई जैसे बहुत से लोग हैं तो उनमें उत्तरदायित्व का विभाजन तो हो गई। इसके अलावा एकता का अभाव भी रहता है, कभी फाइट भी हो जाती है साथ। जैसे स्विट्जरलैंड में 7 लोग हैं तो उनमें ज़रूर थोड़ी वो एकता में रहेंगे, कभी कभी उसमें फाइट भी हो जाती है। और फ्रेंड्स आपातकाल के अनुपयुक्त होता है। भाई एक आदमी हो तो वो इमरजेंसी में कुछ भी कानून बना दे। जब 7 लोग हैं या फिर कुछ मान लो ज़्यादा हैं तो सबकी राय लेना ज़रूरी है, सबकी बातें मानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपातकाल के लिए अनुपयुक्त है। इसके दोष हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं संसदीय या फिर मंत्रिमंडलीय तथा असंसदीय अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली, यानी कि संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं। तो संसदीय व्यवस्था से हमारा तात्पर्य है कि इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष। वह व्यवस्था देखो, इसकी संसदीय व्यवस्था के बारे में कुछ विशेषता बताते हैं हम। इसमें क्या होता है संसदीय व्यवस्था में, जैसे अपने यहाँ पर संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई, इंग्लैंड से। और संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये नाम मात्र और वास्तविक प्रधान का अंतर, समझ रहे हैं बात को, नाम मात्र और वास्तविक प्रधान का अंतर। जैसे राष्ट्रपति तो कार्यपालिका का नाम मात्र अध्यक्ष होता है, जबकि वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। तो मतलब ये डिवाइड होते हैं इनके अंदर। इसके अलावा उत्तरदायी शासन, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अलावा सामुदायिक उत्तरदायित्व है। उत्तरदायी शासन और सामुदायिक उत्तरदायित्व में थोड़ा अंतर है। उत्तरदायी शासन में होता है कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और सामुदायिक उत्तरदायित्व का मतलब ये है, अगर किसी मंत्री के प्रति हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो अकेले मंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा, पूरी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री सबके ऊपर आएगा। कहने का मतलब हम किसी एक मंत्री के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, पूरे मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री सबको हटा जाता। कहने का मतलब ये डूबेंगे भी साथ साथ और तैरेंगे भी साथ साथ। इसके अलावा बात करते हैं व्यवस्थापिका व कार्यपालिका का मिश्रण व घनिष्ठ संबंध। ये बात सही है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में बहुत ही बड़ा संबंध है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य भी होते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं कार्यपालिका के सदस्य। जैसे अपने प्रधानमंत्री जी हैं या मंत्रिपरिषद में जो भी मंत्री है वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी लोकसभा के सदस्य हैं, वाराणसी से इन्होंने चुनाव लड़ा है, तो इन्हें मतलब बॉन्डिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा। जब ये लोकसभा मतलब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों में, जैसे कोई भी मंत्री है जब तक वो कार्यपालिका में है तो वो मंत्री है, और जब वो व्यवस्थापिका में आ जाएगा तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बन जाएगा। जब अगर इनको कोई विधेयक पेश करना है तो व्यवस्थापिका में आ जाते हैं और एक एमपी बन जाते हैं, भाई हाँ हम पेश कर रहे हैं। और जब इनको लागू करना होता है तो ये कार्यपालिका में चले जाते हैं। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे एक लड़की होती है, लड़की 2 घरों की मेंबर होती है, पहले अपने मायके, दूसरा ससुराल में। जब वो ससुराल में जाती है तो बहू बन जाती है, और जब वो मायके में आती है तो एक बेटी बन जाती है। कहने का मतलब वो एक साथ 2 परिवारों की मेंबर है ना। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। जब ये व्यवस्थापिका में आते हैं मंत्री तो ये एमपी बन जाते हैं, और जब वापस कार्यपालिका में जाते हैं तो ये मंत्री लोग बन जाते हैं। तो फ्रेंड ऐसा इनका कुछ है। और ये जैसे
इनका जैसे ये कोई विधेयक को पेश करना है तो ये व्यवस्थापिका में आएंगे, कोई लागू करना है तो कार्यपालिका में आ जाएंगे। तो ये आते जाते रहते हैं, इनका आना जाना चला। जैसे एक बेटी मायके से ससुराल, ससुराल के से मायके से चलती रहती है, वैसे ये लोग भी आते जाते रहते हैं। तो कहने का मतलब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में बहुत बड़ा संबंध है। जैसे एक बेटी का अपने मायके और ससुराल से बहुत बड़ा संबंध होता है, वैसे इनका भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से बहुत अच्छा संबंध होता है, बहुत बड़ा संबंध होता है, बहुत ही घनिष्ठ होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का नेतृत्व, देखो जो मंत्रिपरिषद पूरी टीम होती है और इनका कैप्टन कौन होता है? प्रधानमंत्री, उनका नेतृत्व करता है। तो एक संसदीय व्यवस्था की विशेषता है। अब हम बात करते हैं संसदीय व्यवस्था के गुणों के बारे में। तो इनके गुण, जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका में सहयोग। आपको मैंने बताया था कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग कैसे होता है। जैसे एक बेटी मायके भी आती है, ससुराल भी जाते हैं, वैसे ये लोग भी कभी कार्यपालिका में आते हैं, कभी व्यवस्थापिका में आते हैं। हाँ, तो ये आपस में सहयोग करते हैं, कभी बिल पेश करते हैं तो उन्हें लागू भी करते हैं, तो ये आपस में सहयोग कर लेते हैं, कभी इधर कभी उधर आते जाते रहते हैं। इसके अलावा कार्यपालिका स्वेच्छाचारी नहीं, कार्यपालिका अपने हिसाब से कुछ नहीं करती। जैसे मान लो इनको पहले इनको विधेयक पेश करना पड़ता है, फिर इनको लागू करना पड़ता है। लचीली पद्धति है, जो संसदीय व्यवस्था है लचीली पद्धति है। अगर कार्यपालिका या फिर सरकार मान लो हमारी हितों को नुकसान पहुंचा रही है तो हम इन्हें अल्पमत में ला सकते हैं। जनता के प्रतिनिधि कभी भी सरकार को गिरा सकते हैं अल्पमत में लाकर या फिर असहयोग प्रस्ताव पारित करके। अब से पहले भी बहुत सी सरकार कार्यकाल से पहले गिर चुकी है। तो ये एक लचीली पद्धति है संसदीय व्यवस्था, जो संसदीय कार्यपालिका। अब बात करते हैं जनता को राजनीतिक शिक्षा व चेतना। ये बात सही है कि जनता को, जैसे कोई भी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार करता है टेलीविज़न वगैरह, तो इससे जनता को काफ़ी शिक्षा मिलती है। इसके अलावा निर्माता ही कानून को क्रियान्वित करता है। निर्माता ही कानून को क्रियान्वित करता है। जैसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सदस्य कानून बनाते हैं, वो लागू भी करते हैं, तो ये भी एक गुण है। अब बात करते हैं संसदीय व्यवस्था के दोषों के बारे में। तो दोष भी हैं इनके, जैसे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत। अब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने लागू किया था? मोंटेस्क्यू ने किया था, जो एक राजनीतिक विचारक था। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि सरकार की जो शक्तियाँ उन्हें 3 भागों में बांटते हैं, व्यवस्थापिका के अंदर, कार्यपालिका के अंदर और न्यायपालिका के अंदर। एक कानून बनाएगा, एक लागू करेगा और इनकी रक्षा करेगा। लेकिन अब शक्तिकरण का जो सिद्धांत वो क्या कह रहा है कि कार्यपालिका का एकीकरण नागरिकों की स्वतंत्रता की दृष्टि से घातक है। ये बात भी सही है भाई। नागरिक को, जैसे कार्यपालिका सदस्य कभी इधर आते हैं व्यवस्थापिका की तरफ, कभी व्यवस्थापिका से कार्यपालिका की तरफ जाते हैं, तो ये नागरिकों की स्वतंत्रता की दृष्टि से घातक है। इसके अलावा दलीय भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। जैसे सत्तारूढ़ दल है तो एक विपक्षी दल भी होता है, तो इस दलीय भावनाओं को बढ़ावा मिलता है इससे संसदीय व्यवस्था। इसके अलावा इसका अगला दोष है कि मंत्रियों का अधिकांश समय तो कानून निर्माण में ही बीत जाता है। भाई जो कार्यपालिका में जो मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह, तो ये क्या करते हैं, कभी बेचारे व्यवस्थापिका में आएंगे, कानून को पेश करेंगे, तो इनका आधा टाइम तो वैसे ही वेस्ट हो जाता है कानून को बनाने में ही। फिर मंत्रिपरिषद काम कब करेंगे? तो भी एक दोष है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाते बेचारे। इसके अलावा स्वायत्व का अभाव, फिर संकट काल में शीघ्र निर्णय नहीं हो सकता। कि संसदीय व्यवस्था में, जैसे हमारे देश में कोई भी आफत आ गई, कोई भी संकट आ गया, तो हम तत्काल कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे आपातकाल लगेगा तो वैसे हालांकि संसद ही बनाती है उस टाइम कानून, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, लेकिन उसमें काफ़ी प्रोसेस होते हैं। इस संसदीय व्यवस्था में तो काफ़ी समय लगता है, तो ये संकट काल के लिए उपयुक्त। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के बारे में। तो इसकी विशेषताओं के बारे में हम बताते हैं। इसमें क्या होता है, देखो ये बिल्कुल अपोजिट है, संसदीय व्यवस्था के बिल्कुल अपोजिट है। उसमें राज्य और सरकार दोनों के अध्यक्ष अलग अलग थे, इसमें दोनों के अध्यक्ष एक हैं। वहाँ पर सरकार
या फिर कार्यपालिका व्यवस्थापक के प्रति उत्तरदायी थी, तो इधर व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है कार्यपालिका। ओके फ्रेंड, देखो वास्तविक व नामात्र कार्यपालक का भेद नहीं, मतलब ये वास्तविक और नामात्र का जो कार्यपालक होता है उसमें कोई भेद नहीं, सेम एक ही होते हैं, वास्तविक और कार्य नामात्र दोनों एक ही होते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर है ना, वहाँ का राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख है, वास्तविक कार्यपालिका और नामात्र कार्यपालिका दोनों का प्रमुख वही है, जबकि हमारे अलग अलग है, बिल्कुल अपोजिट है फ्रेंड्स। इसके अलावा कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, जबकि हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका निश्चित होती है, देखो जैसे अमेरिका के अंदर है, वहाँ पर क्या है, जैसे अपने यहाँ पर सरकार को कभी भी गिराया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, जबकि अमेरिका के अंदर अविश्वास प्रस्ताव नहीं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है ना, तो 4 वर्ष पूरे ही करेगा, बीच में अगर महाभियोग लग जाता है बाई चांस तो उसकी सरकार गिर सकती है, अदरवाइज वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है, मतलब कि वहाँ पर कार्यपालिका स्थिर रहती है, निश्चित है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता, जैसे अपने यहाँ पर क्या है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका इनमें कॉमन है, मतलब कि व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य भी होते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं है। वहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का पूरा पालन किया जा रहा है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि सरकार की शक्तियों को 3 भागों में बांट दो, तो यहाँ पर सेम ऐसा ही है, ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अच्छे से फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के गुण। अब बात करते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के गुण। तो एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता शीघ्रता से, देखो जैसे अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है, एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति है, पूरी सत्ता उसी के हाथ में है, तो जैसे कुछ भी हो जाए, कोई भी संकट आ जाए, तो बहुत ही जल्दी कोई भी निर्णय ले सकता है और संकट से बच सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है इसका कि हम शीघ्रता से कोई भी निर्णय ले सकते हैं। मंत्री प्रशासन में अधिक समय देते हैं। अब देखो जैसे अपने यहाँ पर है, मंत्री कभी व्यवस्थापिका में जाते हैं, कभी कार्यपालिका में आते हैं, तो उनकी भगदौड़ तो ऐसी लगी रहती है, वो अपने मंत्रालय में बहुत ही कम समय दे पाते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो अपने मंत्रालय में काफ़ी समय दे पाते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा पाते हैं। ये बहुत ही अच्छा गुण है इसका। विधानमंडल में दलीय अनुशासन अपेक्षाकृत कम है, और विधानमंडल में जो अनुशासन है दलों का वो कम ही रहता है अपेक्षाकृत, और शक्ति पृथक्करण का पूरा लाभ उठा रहे हैं, यहाँ पर पूरा लाभ मिल रहा है, शक्तियों का अच्छे से काफ़ी बंटवारा है। अब बात, और यहाँ पर स्थिरता, यहाँ की सरकार जो स्थिर रहती है, ऐसे नहीं कि बीच में कभी गिरा दें, जैसे अपने यहाँ पर बहुत पहले हो भी चुका है ऐसा। बात करते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के दोषों के बारे में। तो फिर राष्ट्रपति के निरंकुश होने की संभावना पूरी रहती है। पूरी तो क्या हो सकता है, संभावना थोड़ी बहुत रहती है भाई, वो अकेले यहाँ पे सब कुछ है, सर्वे सर्वा, तो वो निरंकुश भी हो सकता है, उसे रोकने टोकने वाला है कौन। इसके अलावा व्यवस्थापिका में गतिरोध की जो संभावना वो भी रहती है। इसके अलावा विधि निर्माण थोड़ा विलंब भी रहता है, अंगों में सहयोग नहीं होता है, मंत्री विधानमंडल में भाग नहीं ले सकते। भाई हमारे यहाँ तो ले लेते हैं, तो उनका समय थोड़ा कम होता है, उसका थोड़ा समय ज़्यादा खर्च होता है, मंत्रालय को समय नहीं दे पाते। यहाँ पर ये अपने क्या मंत्री विधानमंडल में भाग नहीं ले पाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्यपालिका जो है पैतृक या वंशानुगत तथा निर्वाचित कार्यपालिका। देखो पैतृक यानी वंशानुगत कि जैसे वंश से चला आ रहा, जैसे हम राजा, हमारे पिता के पिता राजा, हमारे बेटे राजा, तो ये वंशवाइज चलते रहते हैं, और इसमें सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है, किसी दूसरे को मौका भी नहीं मिलता पैतृक में। जबकि निर्वाचन में क्या करें, निर्वाचित कार्यपालिका में निर्वाचन की एक प्रणाली होती है, वैश्विक मताधिकार भी होता है, चुनाव प्रक्रिया होती है, जनता अपने प्रतिनिधियों को, तो जनता तो खुद राजनीति में भाग लेती है, फिर अपने प्रतिनिधियों को भेजती है, तो एक निश्चित प्रणाली होती है निर्वाचित में। और फ्रेंड्स एक और लास्ताना सही या निरंकुश कार्य प्रणाली, जो
सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, पैतृक या वंशानुगत तो कार्य प्रणाली है, पैतृक या वंशानुगत कार्य प्रणाली है, इसका बोलबाला अब कम ही है क्योंकि लगभग ये ख़त्म ही हो चुकी है। और जो निर्वाचित कार्य प्रणाली है ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और हर ज़्यादातर सभी देशों में ये तो। अब बात करते हैं तानाशाही निरंकुश कार्यपालिका की। तो तानाशाही जो जैसे हिटलर था जर्मनी का, इसके अलावा मुसोलियन था इटली का, तो ये लोग क्या इनके बाप दादा भी नहीं होते हैं सत्ता में, तो ये तो लोग सैनिक सहायता से या फिर ये विद्रोह करते हैं, शक्ति के माध्यम से। इनका आधार ही शक्ति होता है, फिर इसे डिक्टेटरशिप मान लो, अधिनायक तंत्र के समान जैसा है ये। तो ये सत्ता को हत्या लेते हैं, जनता के अधिकारों को ख़त्म कर देते हैं, निरंकुश हो जाते हैं, बिल्कुल खुद की चलाते हैं। तो यही होती है तानाशाही। ओके फ्रेंड्स, तो ये BA फर्स्ट ईयर के लिए मैंने बनाया है इसमें जैसे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।